नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। 13 मंत्री बनाए गए। नए और पुराने चेहरों का मिश्रण है। क्षेत्र को भी अपने अपने हिसाब से एक तरह से तवज्जो दी गई है। एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन जो है नजर आ रहा है। उसके बाद पहला दिन रहा, कैबिनेट की बैठक हुई, कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री अग्रेसिव मोड में नजर आए। कांग्रेस को उन्होंने जमकर घेरा और साथ ही कई जो फैसले हैं उनकी जानकारी भी दी है। नई सरकार का स्वरूप कैसा है, एक बार वो आपको दिखाते हैं, पर चर्चा करेंगे। नायब कैबिनेट 2.0, नायब सैनी मुख्यमंत्री, अनिल विज कैबिनेट मंत्री, कृष्णलाल पंवार कैबिनेट मंत्री, राव नरबीर कैबिनेट मंत्री, महिपाल ढांडा कैबिनेट मंत्री, विपुल गोयल कैबिनेट मंत्री, अरविंद शर्मा कैबिनेट मंत्री, श्याम सिंह राणा कैबिनेट मंत्री, रणबीर गंगवा कैबिनेट मंत्री, कृष्ण कुमार बेदी कैबिनेट मंत्री, श्रुति चौधरी कैबिनेट मंत्री, आरती राव कैबिनेट मंत्री, राजेश नागर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, गौरव गौतम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राजवीर रोहिल्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। राजवीर, नई सरकार का गठन हो गया, चेहरे दिख रहे हैं, मिली जुली कैबिनेट है, युवा चेहरे भी हैं, पुराने चेहरे भी हैं, लेकिन एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अब बीजेपी में परिवार वाली कोई बात नहीं है जो चेहरे जुड़ गए हैं उसके बाद? अरुण जी नमस्ते। प्रवक्ता साथियों को और आपके दर्शकों को भी मेरी राम राम जी। भारतीय जनता पार्टी में जो काम करता है वो एक परिवार का ही सदस्य है। वो चाहे बूथ का कार्यकर्ता है, चाहे वो राष्ट्रीय सदर का हो, चाहे स्टेट का हो, तो इसमें कोई ज्यादा मैं इन बातों को नहीं मानता। लेकिन आप जहाँ परिवारवाद की बात लेके आएंगे तो 10 साल से आरती राव जी लगातार भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के नाते, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के नाते काम कर रही है। उन्होंने हल्कों में काम किया, उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्यों ना मौका दे। ऐसे युवा जो चेहरे आ रहे हैं, जिन्होंने अपना एक जनाधार बनाया हुआ है, जो लगातार जनता में गए हैं। श्रुति चौधरी 2-3 बार एमपी रह चुकी है, तो ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता में पकड़ है उनकी, तभी तो उनको जनता ने एमपी बनाया है। तो उनका खुद का भी एक बार एमपी रही है वो, मैं बस करेक्ट कर रहा हूँ, किरण जी जीतती रही है जी। एक बार वो एमपी रही है, 2 बार हार की होगी, लेकिन हार जीत से आप किसी के नहीं, अरे मैंने तो एक सामान्य से बात की है। ये आपको कॉम्बिनेशन ठीक लग रहा है क्षेत्र के हिसाब से, युवा और अनुभव के लिहाज से, और अगर कास्ट कॉम्बिनेशन की बात करें उस लिहाज से आपको लगता है बेहतरीन कैबिनेट है? वरुण जी, कैबिनेट का जो बनाना होता है वो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। तो उन्होंने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित और युवा और अनुभवी लोगों की एक टीम बनाई है, जो हरियाणा को आगे ले जाने का काम करेगी। और आने वाले समय में आज कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें आपने फैसले देखे हैं। तो 24,000 युवाओं को जो नौकरी दी गई है, मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गंभीर बात कही थी कि मैंने भी कल ज्वाइन किया है, और 24,000 जो बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे थे अपनी नौकरियों का, उन्हें पक्की नौकरी बिना पर्ची और बिना खर्ची दी गई है। तो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है ये। ऐसे डायलिसिस वाला जो फैसला आया है, वह हर किसी का इलाज फ्री हो गई है, बहुत बड़ी बात है। जो फसलों की जो बात है, जो खरीदारी चल रही है अभी 55% खरीदारी हो चुकी है। और चलिए राजवीर भाई, आता हूँ आपके पास, दोबारा आता हूँ। जी आता हूँ, फिर आऊंगा आपके पास। वेद प्रकाश विद्रोही जी, कैबिनेट कॉम्बिनेशन कैसा नजर आ रहा है आपको? भाई ओंकार जी को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, कैबिनेट को पहले तो मुबारकबाद हो, मुख्यमंत्री को मुबारकबाद हो। कैबिनेट बनाना, किसको मंत्री रखना है या न रखना है, मुख्यमंत्री भाजपा का अधिकार है, परंतु विपक्ष के नाते उसकी समालोचना करना, उस पर टिप्पणी करना, यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है जी। अब इस कैबिनेट में भाजपा की पोल खोल कर रखती है। मोदी जी सुबह उठते हैं, राष्ट्रवाद का जुमला उछालते हैं और कांग्रेस को जातिवादी कहके कहते हैं ये देश को तोड़ते हैं, समाज को तोड़ते हैं। हम राष्ट्रवादी हैं, हम समाज को एक करते हैं। अब इस कैबिनेट को देख लो,
ये राष्ट्रवादी कैबिनेट है या जातिवादी कैबिनेट है। आपको एक एक व्यक्ति के नाम से पता चल जाएगा कैसे कैसे छांट छांट कर एक एक जाति को इकट्ठा कर कर जातिवादी कैबिनेट का संतुलन बनाया है। हमें कोई आपत्ति नहीं संतुलन बनाने में। हमारी आपत्ति केवल इसकी है, जब हम जातिवाद को, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, हमें तोड़ने वाला कह दिया जाता है, और जब आप जातिगत संतुलन बनाकर अपनी कैबिनेट बनाते हो तो आप राष्ट्रवादी हो जाते हो। वो दो अलग अलग बातें हो गई ना, ये तो सबकी भागीदारी वाली बात हुई। नहीं, मैं तो जुड़ी हुई राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा विचारधारा की। मुझे इनकी कैबिनेट से क्या लेना है? मैंने तो ये देखना है कि भाई इनकी कथनी करनी क्या है। मैंने आपसे कहा मोदी भाजपा कहते हैं उसको पूरा करते हैं नहीं करते हैं। कैबिनेट में हो रहा है कि वो भी जातिवाद मानते हैं, तो वो जातिवाद के नाम पर हम पर आरोप क्यों लगाते हैं? तो वो ढोंगी है, मैं ये बात कह रहा हूँ। दूसरी बात, वो हम पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कांग्रेस तो परिवारवादी है, और नाटक करते हैं कि भाई एक परिवार एक पद। अब आपने एक सांसद है किरण चौधरी जी, उनकी बेटी को आपने मंत्री बना दिया। आप परिवारवादी नहीं है। वो बंसीलाल जी की भी पौत्री है। दूसरी, हमारे एक मंत्री जी आदरणीय राव साहब इंद्रजीत जी केंद्र में मंत्री हैं। उनके पिता भी मुख्यमंत्री केंद्र में मंत्री थे। उनके राव वीरेंद्र की पोती और राव इंद्रजीत की बेटी को आपने मंत्री बना दिया, फिर भी आप परिवारवादी नहीं है। तो आपका ये दोहरे मापदंड क्या है? आप दूसरों को परिवारवादी बताएं और खुद अपनी सुविधा के अनुसार परिवारवाद पे चले, तो आप परिवारवादी नहीं है तो क्या है? ये कांग्रेस को और दूसरे विपक्ष के नेता ने कहते हैं कि ये सत्ता के भूखे हैं, अवसरवादी हैं। आपने क्या किया? आपकी कैबिनेट में 14 है मुख्यमंत्री सहित, 7 आपके मूल आदमी है, 7 आपके अवसरवादी है, और उनमें वही कांग्रेसी है जिनको कल तक आप भ्रष्ट कहते रहते थे। तो आपकी कथनी करने में यहां भी फर्क आ गया। फिर आप लंबा चौड़ा दावा ठोकते हैं कि भाई हम तो संतुलित बनाते हैं, हम तो गुटबाजी नहीं करते, और हमारे यहाँ तो सब एक है। अब गुटबाजी पर आ जाओ। इस कैबिनेट को देखकर आप भी एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते जब विश्लेषण करोगे तो आपको साफ नजर आ जाएगा कि कैबिनेट पे छाप मनोहर लाल खट्टर की है। मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री न होते हुए मुख्यमंत्री हैं, और बाकी कठपुतलियां हैं। और बाकी जितने नेता हैं भाजपा में जिनका थोड़ा बहुत कद है, उन पर चेक एंड बैलेंस भी मनोहर लाल खट्टर ने लगा दिया। उदाहरण के रूप में, सर खत्म कर रहा हूँ, उदाहरण के रूप में राव इंद्रजीत सिंह जी, जिनके बल पर ये 9 सीट जीते हैं, अहिरवाल की 11 में से 10 सीट जीते हैं, जिसमें 9 राव साहब के हैं, उन पर बैलेंस लगाने के लिए खट्टर जी ने राव इंद्रजीत को ऊपर राव नरवीर जी को बैठा दिया कि भाई राव नरवीर जी उनको चेक एंड बैलेंस करेंगे। फरीदाबाद के अंदर विपुल गोयल का, राजेश नागर का 36 का आंकड़ा है, सब जानते हैं। कृष्णपाल गुर्जर पर चेक एंड बैलेंस लगाने के लिए उनको लाके बैठा दिया, और बड़ौली साहब का कद बड़ा ना हो जाए इसलिए अरविंद शर्मा को सोनीपत में लाके खड़ा कर दिया। तो अपनी पार्टी के लोगों को भी चेक बैलेंस कर दिया और पूरे हरियाणा को संदेश दे दिया, पूरे राजनीतिक जगत को संदेश दिया, आई एम द बॉस। ठीक है, ठीक है। एक बार ओंकार जी आता हूँ। राजवीर, आपको क्या कहना है इन आरोपों पर? फिर ओंकार जी के पास जाऊंगा। ये तो मैं एक गंभीर बात कहना चाहूंगा। राव इंद्रजीत जी को किन्होंने प्रताड़ित किया? उन्होंने क्यों पार्टी छोड़ी? किरण चौधरी जी ने क्यों पार्टी छोड़ी? अच्छे नेता हर जगह होते हैं, बुरे भी होते हैं हर जगह। मैं कोई सफाई नहीं दूंगा इन बातों पे। भारतीय जनता पार्टी ने उन नेताओं को संभाला, उन्हें मान सम्मान दिया। फिर आप टेंशन क्यों कर रहे हैं? राजनीति, मैं उनके पढ़ने पर आपत्ति नहीं कर रहा, मैं उनको मंत्री बनाने पर आपत्ति नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी में जब ये काम होता तो परिवारवादी, और आपकी पार्टी में काम होता है राष्ट्रवादी कैसे, इसका जवाब दे दे। मैं उनको बनाने का कोई विरोध नहीं कर रहा सर, बनाइए आप, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ तो परिवारवादी कैसे है और आपके यहाँ तो राष्ट्रवादी कैसे हो जाता है? मेरा तो मैं ले रही आप विद्रोही थी, मैं करता हूँ, हमेशा आपको पता है। अब सुनिए मेरी बात, आप लोगों ने बापू बेटे की पार्टी बनाकर रख दिया कांग्रेस को। हमारी ठीक मान ली मैंने, और उसी का नतीजा स्वीकार है मुझे, उसी का नतीजा ने दिया है, युवाओं ने दिया, महिलाओं ने दिया। आप हम पर जब आरोप लगाते हैं तो
वही काम आप जो कर रहे हैं और ये उसके बता बाद दें। से आप निकल जा रही है। अरे लेकिन सर आप मैं अपनी आपकी पार्टी यही को बात देखने की पूछ रहा हूं। बजाय जो हमारी आप तरफ देख रहे आरोप हैं। हम कदम और लगाते हैं, आपका आरोप सिर माथे पर, होगी। पर वही काम और आप कर रहे कैसे हो। होगी? मैं आप तो आपका हमेशा ढोंगी हो सम्मान गए करता ना, हूँ। आप तो मैं ठग हो आपका गए, हमेशा से आप मेरे से सीखा आप हूँ। तो ढोंगी और ठग हो गए। वही सुनने की आरोप क्षमता हम पर रखिए आप। लगाते हो, खुद करते हो तो देवता सुनने हो। की क्षमता तो इसका रखो जवाब आपके। दो ना सर। अब बोलिए। सर सिर्फ सुनने से तो आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को आपके दो नेताओं ने जेपी पार्टी बना दिया। सहलता जी ने क्या बोला, रणजीत अरे सुरजेवाला ने सर क्या मैंने बोला, स्वीकार कर अजीत सिंह लिया यादव ना पार्टी छोड़ चुके हैं। सर, आपकी जो बात बचे सिर हुए हैं वो माथे अच्छा पर। बचाएंगे। रुकिए, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। रोहिला जी आपकी बात सिर माथे पर स्वीकार। मैं कह रहा हूँ जो आप हम पर लगा रहे हो वही आप काम कर रहे हो, तो आप तो ठग हो गए ना। आप तो ढोंगी और ठग हो गए। हम तो है वरुण जी ऐसे कैसे स्वीकार कर चलेगा? लेता हूं। एक मिनट, ठीक है, हम रुक तो जाइए, रुक पापी जाइए, हैं। दोनों रुकिए, राजवीर भी और विद्रोही जी आप भी रुकिए। आप पापी हो। अरे भाई, बहुत दिनों बाद आप तो ओंकार जी बड़े मिले ठग हैं, हो गए। चुनाव की थकान उतार के आए हैं, एक बार मुझे बात तो कर लेने दीजिए। ओंकार जी, स्वागत है आपका। करो जी, करो। ये बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कैबिनेट का स्वरूप आपके सामने है। कहां से, किस क्षेत्र से किसको मौका मिला, किस युवा को मौका मिला, वो सारी बात है। विद्रोही जी ने आपत्ति तो उस तरीके से जाहिर की है कि बीजेपी कथनी करनी में फर्क है। आप कैसे देख रहे हैं इस कैबिनेट को? वरुण जी, सबसे पहले तो देखो, आपने मेरे से नाइंसाफी करी है। ओपनिंग कमेंट मेरे से नहीं लिया और दोनों को आपस में भिड़ा दिया। नहीं, मैंने नहीं चलो, बुलवाया भाई आपका साहब। विशेषाधिकार है। जैसे किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है, अरे वो मैं नहीं मुख्यमंत्री का मैं नहीं बुलवाता विशेषाधिकार है। भाई साहब। ये आपका विशेषाधिकार है। मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। अब मैं बताना चाहता हूँ, आपने बोला और इन्होंने भी बोला, विशेष तौर पर राजवीर रोहिल्ला जी ने एक बात कही। इन्होंने तो परिवारवाद की डेफिनेशन ही खत्म कर दी। इन्होंने कह दिया कि जो भी बीजेपी का कार्यकर्ता है हमारे परिवार का मेंबर है। फिर तो बात ही खत्म होगी। एक ही परिवार में दे दो 10 बंदों को, एक एक परिवार में दो 3 बंदे मंत्री बना दो, फिर तो बात ही खत्म होगी। फिर ये परिवारवाद जब दूसरी पार्टी करती है तो बीजेपी क्यों रोकती? ये सोचने की बात है। इनकी डेफिनेशन इनकी पार्टी के लिए तो बहुत अच्छी है। जब वही काम, मैं वेद प्रकाश विद्रोह जी का दर्द जानता हूं, यही काम अगर कांग्रेस करती है तो इनको परिवारवाद नजर आता है। अब इनको परिवारवाद नजर नहीं आता। चलो, इनका अपना विशेषाधिकार है। लेकिन मैं एक बात वरुण जी बड़े मन से कहना चाहता हूं। आपने कहा कि कैबिनेट में प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया, प्रत्येक जाति का ख्याल रखा, प्रत्येक क्षेत्र का ख्याल रखा गया। इस कैबिनेट में माइनॉरिटी क्लास का क्या ख्याल रखा गया, मैं आपसे पूछता हूँ। कौन सा सिख मंत्री इन्होंने लिया, कौन सा मुस्लिम लिया? क्या ये इन दोनों को तो निगलेक्ट कर मुस्लिम गए? कोई जीता ही नहीं उनका भाई। फिर ये जीता, इसी को पर आना चाहता हूँ। आपकी जुबान से मैं सुनना चाहता हूँ। जब कोई अब मैं जीता बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, ही आपने नहीं तो कितने कैसे बना सिखों को देंगे टिकट वो? दी? नहीं नहीं वरुण जी, ये टिकट देंगे तो जीतेगा। नहीं, दी ना, टिकट ये दी थी। टिकट ही नहीं देंगे अरे टिकट तो दी थी जीतेगा कैसे? भाई साहब, टिकट दी आप थी। इनसे पूछिए। अरे वरुण टिकट, जी देखिए, देखिए लाइव डिबेट है, पूरा देश का पूरा आपको विश्व देख पता रहा है है। टिकट आप दी थी इनसे इन्होंने। पूछिए, आप वरुण जी आप इनसे पूछिए बीजेपी के प्रवक्ता से कि आपने कितने मुस्लिम कैंडिडेट को दिया, कितने सिख अरे मैं कैंडिडेट को बता रहा दिया। हूँ ना, देखिए, हम भी एक मुस्लिम को दी 5% है थी ना। प्रदेश में, हमारा भी दिल करता है। एक मुस्लिम को दी 5% थी, हम पूरे, 2 सिख लेकिन को इसका दी थी। मतलब यह नहीं कि माइनॉरिटी क्लास को निगलेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, दो को दी थी मुख्यमंत्री का सर, अपना दो को विशेषाधिकार मैं है, खुद कर टिकटें देता देना हूँ। इनका विशेषाधिकार दो है। मुस्लिम को लेकिन दी वरुण थी, जी ये बात तो आपको दो माननी मुस्लिम पड़ेगी को ना, दी थी, 2 माइनॉरिटी सिखों को दी क्लास थी। का नहीं अगर जीते, आज आप सही कह रहे प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसका ख्याल कौन रखेगा? कल को यही अरे सरकार अब वो नहीं जब जीते तो माइनॉरिटी के जबरदस्ती साथ कुछ कैसे जुल्म बना दें? करेगी, यहाँ कौन तो उसका विधान ख्याल परिषद भी रखेगा? नहीं है। ओंकार जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? एमएलसी नहीं थोड़ी नहीं बनता है यहाँ पे। मैं वरुण जी आपकी बात समझता हूं, लेकिन आप मेरे को इनसे ये तो पूछ के बता दीजिए, आपने कितने सिखों को टिकट दिया और कितने मुस्लिम बरादरी के 2 को मैं बता तो रहा हूं, टिकट इनसे दिया? मैं बता रहा हूं, आप इनसे चलिए, क्या पूछ रहे हैं? मैं उससे ऊपर उठता हूं। हाँ। मैं इससे ऊपर उठता हूं। आज नई सरकार बने को दूसरा दिन है। ठीक है, अच्छा काम करें, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। हम जनता के साथ खड़े हैं। जब तक ये जनता के हित के काम करेंगे, जनता के किसी भी वर्ग की अहित नहीं करेंगे, तब तक हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन इन्होंने किसी भी वर्ग, किसी भी जाति के हित के लिए अहित किया, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म के लिए अहित किया, हम सरकार के साथ बिल्कुल खड़े नहीं, इनके साथ विरोध में खड़े हैं। उस जाति, उस समुदाय के साथ खड़े हैं। आज प्रदेश में समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी की है। और मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं हमने 24,000 डी क्लास की भर्तियों के पत्र दे दिए। क्या 24,000 से बेरोजगारी दूर हो जाएगी? नहीं होने वाली। और मैं ये भी मानता हूं नहीं, लेकिन कि मैसेज तो आ रहे हैं, बेरोजगारी की हमारे गांव में समस्या का 5 हल लग गए, सरकार हमारे की यहाँ 6 सरकारी लग गए, नौकरी ऐसे नहीं है। मैसेज तो आ रहे हैं। मैं वरुण जी अपनी बात पूरी करता हूं। जी जी, करिए। मैं ये भी मानता हूं
कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन सरकार रोजगार तो दे सकती है, उद्योग तो दे सकती है। आज हमारे हजारों उद्योगपति हिमाचल पंजाब में जा चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि वहां पे कुछ फैसिलिटीज मिली। क्या सरकार, मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता साथी से पूछना चाहता हूं, क्या उन उद्योगपतियों को वापस हरियाणा लाने के लिए, वो उद्योगपति मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस के शासनकाल के गए हुए 2006, 7, 8 में गए थे जब हिमाचल में विशेष सब्सिडी मिली थी, क्या उन उद्योगपतियों को बीजेपी सरकार वापस हरियाणा में लाने की कोई कोशिश करेगी? और इन सबसे भी ऊपर आज स्वास्थ्य सुविधाएं, ये कहते हैं कि हमने डायलिसिस फ्री कर दिया, बहुत अच्छा किया, हम सराहनीय कार्य मानते हैं, लेकिन डायलिसिस फ्री किसे किया? उस हॉस्पिटल में जहां लाडवा से वो जीत के हैं, मेरे भाई अभी बोल रहे थे पिछली डिबेट में, वहां पे डायलिसिस की सुविधा ही नहीं है। और डायलिसिस कितने हॉस्पिटल में जहां तुम फ्री कर रहे हो, आप ये ढोंग ना कीजिए। आप जनता का डायलिसिस फ्री करने का काम सरकार का है, सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। अगर कोई गरीब डायलिसिस नहीं करा सकता, लेकिन इसके साथ साथ सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है, सरकार माई बाप होती है, प्रत्येक तरह की बीमारी प्रत्येक व्यक्ति के लिए फ्री क्यों ना हो। आज 70 साल से ऊपर हो चुके हमारे को आजाद हुए, आज भी हम पीले राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड के पीछे भाग रहे हैं। इस चक्कर में से, इस चक्रव्यूह में से सरकार का फर्ज है जनता को निकालना। और इन सबके साथ साथ अपराध और नशा, ये दो बीमारियां समाज में से खत्म होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और मैं उम्मीद करूंगा मेरे भाई कोई पौष्टिक जवाब देंगे इन बीमारियों के ऊपर, फिर आगे की डिबेट का जवाब देंगे। चलिए राजवीर जी एक बार जवाब दे दीजिए भाई। मैं बड़ा पॉजिटिवली कहना चाहूंगा कि आज हर गांव से 10, 20, 50 बच्चे लगे हैं, लगे अलग गांव से। अच्छी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो नायब सैनिक की सरकार तीसरी बार रिफॉर्म हुई है। सुन नहीं रहा, अरे तेज बोल, तेज बोल, सुन नहीं रहा। बोले जोर लगा के बोल भाई। राजवीर जी माइनॉरिटी क्लास के लिए जरूर बोलना, मेरे को उम्मीद है आपसे। बार जोर लगवा, सुन नहीं रहा, कुछ गड़बड़ है। नहीं सुन रहा है। अब सुन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नायब सैनिक जी, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, सबकी एक ही नीति है, सबका साथ सबका विकास। हरियाणा एक, हरियाणा भी एक, सभी को बराबर के मौके मिल रहे हैं, सभी को बराबर की सुविधाएं दी जा रही है, वो चाहे किसी भी क्लास का हो, माइनॉरिटी हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, SC, ST, OBC कोई भी है। तो मैं इन चीजों पे नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी योजना अगर लागू होती है तो सबके लिए लागू होती है, वो किसी एक के लिए नहीं। हमने टिकटें दी थी, हमारे कैंडिडेट हार गए, राजेंद्र देशमुख हार गए, हमारे मेवात से भी हार गए हमारे, तो कोई बात नहीं, जिन्होंने वोट नहीं दिया क्या करें। लेकिन जो या गांव का मुखिया है, या देश का मुखिया है, प्रांत का मुखिया है, उसके लिए सारी जनता बराबर होती है। तो आप निश्चिंत रहे, भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनिक की सरकार सबको साथ लेके चलेगी और हरियाणा में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी, निश्चित रहिए आप ये बात। और जो योजना मनोहर लाल जी ने लागू की थी, जो रिफॉर्म किए थे, उन्हें और बेटर करके और आगे करके उनसे और सुविधाएं जोड़ के जनता को राहत दी जाएगी। और जनता ने इसी भरोसे पे हमें तीसरी बार चुना है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कोई सरकार तीसरी बार आई है। ये प्रो इनकम्बेंसी थी, जनता ने भरोसा जताया कि भाई ये नौकरी भी दे रहे हैं, ये लाभ लाभार्थी भी बढ़ा रहे हैं, जिनको योजनाएं कभी मिलती नहीं थी, पेंशन की लगा लो या राशन कार्ड की लगा लो या आयुष्मान की लगा लो, जिनके लिए लोग तड़पते थे, जिनके लिए सिंडिकेट बने हुए थे, वो सारी सुविधाएं ऑनलाइन दी गई। और वो मैं गवाह हूं इस बात का। मैं गांव में गया हूं, जब एक हमारी भाभी ये बोलती है कि 10 दिन के हलवे में, 10 दिन की दारू में, 10 दिन के तेल में, हम भी सरकार ने जो 10 साल में हमारे लिए किया है वो कैसे भूल जाए। वो अनपढ़ महिला समझती है। तो आप मान के चलो जनता जागरूक है और जनता ने सही चुनाव किया है अपना। कौन आपका काम करने वाला, कौन आपको लुटने वाले थे। और जो इनल वाले साथी आपके तो परिवार, आपके तो साथ चुनाव लड़ रहे थे, 7 लोग आपके, तो आपने तो सारे कब्जा कर रखे है। सुनैना चौटाला, आदित्य चौटाला, अर्जुन चौटाला, अभय सिंह जी, तो और भी होंगे 3, 4, 7 गिने थे हमने, दिग्विजय सिंह, दुष्यंत, ये सारे आपके तो हैं। तो परिवारवादी तो आप लोग हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है, सबको समान मौका देती है। जो इसमें काम करता है वो चाहे छोटा कार्यकर्ता चाहे बड़ा कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता को यह काम दिया जाता है। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, ये पार्टी और ये सरकार हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार काम कर रही है, लगातार करती रहेगी।
चलिए ठीक है, ठीक है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, ये अब एक फैसला हुआ भर्ती का, नौकरी का, ये वाले मैसेज तो आ ही रहे हैं अभी कि 7 लगे, 8 लगे, किसी गांव में इतने लगे, ये लगे, तो ये हम कह सकते हैं कि एक अच्छा स्टार्ट रहा। देखिए सर, आप अगर इस सरकार का गहराई से अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे ये सरकार बड़ी चालाकी से लोगों को मूर्ख बनाकर बड़ी नौकरियों को बेच रही है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। इन्होंने 2018 में जब इनके सत्ता चुनाव था, उससे पहले 2019 पहले 18,000 बी कर्मचारी लगाए इन्होंने और बड़ा प्रचार किया, बिना पर्ची खर्ची चपरासी लगा दिए। अब इस बार फिर 25,000 और लगा दिए, बिना पर्ची खर्ची बोला चपरासी लगा दिए। 43,000 चपरासी लगा दिए गरीब लोगों के, कृषक मजदूर जो अप्लाई करते हैं। और जब इसके साथ साथ आप जो व्हाइट कॉलर जॉब है उनका ढंग करो, वो सारी की सारी 70, कहीं 60%, कहीं 80% हरियाणा के बाहर के संगी मोटा मोटा माल लेकर लगा दिए। ताजा उदाहरण आपके सामने HCS जुडिशियल भर्तियों का है जो 3 दिन पहले हुई है। 80% लोग बाहर के लगाए हैं और 20% हरियाणा के। तो आप बताइए, जो असली नौकरियां हैं, जो प्रशासन पर नकेल कसती हैं, वो तो ये मोटा माल लेकर बाहर बेच रहे हैं। और जो छोटी नौकरियां, मैं मानता हूं, वो ये गरीबों को दे रहे हैं। तो ये प्रचार तो ये कर रहे हैं कि हम पर्ची खर्ची बिना नौकरियां दे रहे हैं, लोगों को चालाकी से मूर्ख बना रहे हैं। और बैकडोर से जो हरियाणा की प्रशासनिक नौकरियां हैं, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी को, उनको बाहर के लोगों पर कब्जा करवा रहे हैं। और उसके लिए इन्होंने डोमिसाइल भी खत्म कर दिया। ये कोटा होता है 10 से 20% का हर राज्य के अंदर, कहीं राज्य में 10 होता है, कहीं 20 का होता है। वो अपने राज्य सुविधा देखते हैं कि भाई हमारे यहाँ अवेलेबल कैंडिडेट नहीं, तो बाहर के आते हैं। पर ये तो 80% कर रहे हैं। ये तो हरियाणा के पढ़े लिखे, हरियाणा की प्रतिभा के साथ मजाक कर रहे हैं और प्रशासन पर चालाकी के साथ संघियों का कब्जा कर रहे हैं और मोटा माल कमा रहे हैं। दूसरा, इन्होंने एक फैसला किया डायलिसिस वाला। आप पत्रकार हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपके पास सारी सरकार की खबरें आती हैं। आप 6 अगस्त की कैबिनेट की बैठक के फैसले ले लो, उनमें यही 3 फैसले आपको मिलेंगे। जो फसलों के हम MSP देंगे 24 के, एक दाना खरीदेंगे, हम डायलिसिस करेंगे, हम SC वर्गीकरण करेंगे। यही बात 6 अगस्त की इन्होंने कैबिनेट की बैठक के बाद कही थी, मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब मैं ये नहीं कह सकता वो चुनावी घोषणा थी या कैबिनेट की बैठक थी, ये तो मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ही बताएंगे। और आज वो फिर वही घोषणा कर दी। तो इसका मतलब है, क्या तो वो 6 अगस्त को झूठ बोल रहे थे, क्या आज झूठ बोल रहे हैं? तो वो क्या हुआ, नई बोतल में पुरानी शराब भरकर पेश कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप बड़ा अच्छा फैसला है, आप डायलिसिस फ्री कीजिए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पर क्या हरियाणा के अस्पतालों के अंदर डायलिसिस की सुविधा है सरकारी जिला स्तर पर? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या हमारे यहाँ डॉक्टर है? 50% ज्यादा डॉक्टर के पद खाली पड़े हैं, 60% से ज्यादा विशेषज्ञ के पद खाली पड़े हैं, 45% के लगभग जो नर्सिंग स्टाफ और सपोर्टिंग स्टाफ खाली पड़ा है। जब हमारे यहाँ अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है, अगर आपने कर भी दी तो भाई आप किसको दे दोगे? आप कह रहे हो 24 फसलें हम खरीदते हैं। आज ही मुख्यमंत्री ने 2 फसलों की घोषणा की है, केवल धान की और बाजरे पर, और किसी फसल की बात नहीं की। अब मैं आपसे बड़ा विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं, भाई हमें आप बता दें, राजवीर जी बता देंगे, मुख्यमंत्री जी कल बता दें, परसों बता दें, भाई कपास पर आप कब शुरू करोगे और कहां करोगे? मक्का पर, आप ज्वार पर, आप रागी पर, आप तुअर पर, आप मूंग पर, आप उड़द पर, आप मूंगफली पर, आप सूरजमुखी पर, आप सोयाबीन पर, आप तिल पर और आप राम तिल। चलिए ठीक है, ये सब राजवीर जी बताइए कब करेंगे, फिर ओंकार जी के पास जाना है, फिर वो नाराज होंगे मुझसे। लास्ट बात एक और कहूंगा बस, इनकी आप खरीद कब करोगे, कहां करोगे? दूसरा, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि भाई इस समय आप भी दक्षिणी हरियाणा को अच्छी तरह जानते हो, हमारे 1 महीने पहले बिजाई हो जाती है, खाद के लिए लाइन लगी हुई है, खाद के लिए लाइन ज्यादा ले जाते हैं, मार रही है, खाद नहीं मिल रहा। और जो बाजरा आपने खरीदा है, क्योंकि किसान के पास पैसा होगा तभी तो खरीदेगा, उसका आप कह रहे हो 24 घंटे के अंदर पैसा आ जाता है।
हमारे यहाँ रेवाड़ी जिले की बताता हूँ, लगभग 25,000 लोगों ने अपना बेच दिया है। मुश्किल से 5 या 6,000 लोगों का पैसा अभी तक आया है। 1 तारीख से शुरू हुई थी, आज 18 तारीख हो गई, तो उनका पैसा नहीं आ रहा। तो ये पैसा कब आएगा? अरे रुकिए बस सर, बताइए, कथनी करनी में अंतर फिर क्या रहेगा? अरे प्रभु, मेरे को भी मौका दे दो, कोई बात नहीं। वरुण जी, पता क्या है, विद्रोही जी भावनाओं में बह जाते हैं। सरकार आती है, सरकारें काम करती है। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बाजरे के 331 करोड़ रुपए हमने डाल दिए। ये बड़ी बात है। मैं खुद कह रहा हूँ 5,000 लोगों का आया है, मैं कर ही नहीं रहा सर। मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, 5,000 आंकड़ा दीजिए, आंकड़ा दीजिए, आप आंकड़ा दीजिए। आंकड़ा दे रहा हूँ आपको। अब तक 55% बाजरे और जीरी का उठान हो चुका है। ये भी आंकड़ा आपके उठान हुआ है सर, पैसा नहीं आया सर। मैं पैसे की बात कर रहा हूँ आ सर। जाएगा पैसा, सरकार ने लिया तो पैसा। फिर आप 24 घंटे वाला झूठा हो गया आपका, मान लीजिए सर, मान लीजिए कि 24 घंटे वाला झूठा होगा वरुण जी। सर, मतलब करना चाहता था कि मैं 24 घंटे वाला झूठा था, इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं था। धान की खरीद का 3,056 करोड़ रुपए खातों में जा चुके हैं। ये भी आंकड़ा दे रहा हूँ आपको। रही बात है भर्तियों की, तो हमारे हरियाणा के जो युवा है वो भी अच्छी नौकरी दूसरे स्टेट में जाते हैं। अगर कोई योग्य आ रहा है तो क्या बुराई है उसमें? कोई बुराई नहीं मानता, क्योंकि आखिर में पूरा भारत एक है। हमारे जो बच्चे हैं वो भी बाहर पढ़ते हैं, किसी के गांव में पढ़ते हैं, वो कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। तो ये कोई जो बड़ी नौकरियां IAS है या HC अलग अलग है सर, केवल 10 से 20%, किसी हर राज्य में 10 से 20% ज्यादा कोटा नहीं है वरुण जी। कोटा तो यहाँ भी फिक्स नहीं है। कौन कह रहा है 10 से 20% का फिक्स है कोटा? कर लो ना, 80% इन्होंने फ्री कर दिया। हर राज्य ने कैप लगा रखी सर, हर राज्य ने कैप लगा रखी है, कहीं 10% की, कहीं 20% की। यहाँ लग तो रही थी कैप 75% आरक्षण की, वो खारिज हो गई ना कोर्ट के अंदर। यहाँ भी तो लग रही थी कैप सर 75% की, वो कोर्ट में खारिज हो गया। मैं सरकारी नौकरियों की कह रहा हूँ सर, हरियाणा की सरकारी नौकरियां, मैं उद्योगों की नहीं। नहीं, तो वो सरकारी नौकरियों में कोई बीजेपी ने, आप क्या कह रहे हैं, हिडन? नहीं सर, ऐसा नहीं होता, कहीं किसी राज्य में नहीं होता। हर राज्य में डोमिसाइल जरूरी कर रखा है। ठीक है, और 15-20% आ गया सर, आ गया जी, आ गया। आप ही का तो थोड़ा सा डोमिसाइल फ्री कर दिया। ठीक है ओंकार जी, ठीक है, की जरूरत ही नहीं। ओंकार जी बोलेंगे। बस रुकिए, बस सब रुक जाइए। ओंकार जी की बारी है भाई। नहीं, बस ओंकार जी बोलिए। वरुण जी, एक बात तो ठीक है, ये हरियाणा सरकार ने जो डोमिसाइल की बात को खत्म किया, ये कहीं ना कहीं हम हरियाणा वासियों के लिए तो नुकसानदेह है। क्योंकि जो ग्रुप A ग्रुप B की नौकरियां हैं, उसमें प्रत्येक प्रदेश में नियम है कि 10 से लेके 15% तक रिजर्वेशन होती है आउटर स्टेट की। अब क्योंकि डोमिसाइल की इन्होंने नीड जरूर खत्म कर दी, तो कोई भी, चाहे वो गुजरात का आएगा, चाहे राजस्थान का आएगा, जहां से बीजेपी का दिल करेगा वहां से ग्रुप A और ग्रुप B वाले सिलेक्ट कर लेंगे और हरियाणा वाले ये रह जाएंगे। ये बात तो बिल्कुल जायज है। जब प्रत्येक प्रदेश में, या तो मेरे को कोई एक ऐसा प्रदेश बता दें जिसमें डोमिसाइल की नीड खत्म कर दी। सिर्फ हरियाणा ने डोमिसाइल की नीड क्यों खत्म कर दी, जबकि हरियाणा वासियों की ये जरूरत है। और ऐसा भी नहीं है कि हरियाणा वासियों को बहुत सी ग्रुप A की नौकरियां मिल गई हो, कई ग्रुप A हरियाणा वासियों के लिए है ही नहीं। और अपने प्रदेश में भी ग्रुप A नहीं मिलेगा हरियाणा वासियों को, तो क्या गुजरात में जाकर नौकरी करेंगे? आप जरा गुजरात को चेक कर लीजिए। गुजरात में मुश्किल से 10% आउटर स्टेट का कोटा होगा, बाकी सारा 90% गुजराती। ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है और ठीक है। ये जो डोमिसाइल की इन्होंने सिस्टम खत्म किया है, ये प्रदेश के लोगों के हित में नहीं है। अब मैंने वरुण जी एक बात आपसे पूछी थी कि बीजेपी के साथी से माइनॉरिटी क्लास के बारे में जरूर पूछना, आपने नहीं पूछी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तो डिबेट एंड की तरफ जा रही है। नहीं बताया उन्होंने बोला भाई नहीं जीत पाए, हमने तो टिकट दी थी। उन्होंने कहा कि जीत नहीं पाए, हमने तो टिकट दी थी। नहीं, इनसे पूछिए ना कितनी टिकटें दी थी माइनॉरिटी क्लास को। 2। यही तो सारा गोल है। 2 सिख और मेरे ख्याल से 1 मुस्लिम। विद्रोही जी कह रहे हैं 2 मुस्लिम। नहीं दी, गलत कर रहे हैं। आप बता दीजिए, मैं बता दूंगा। मैं बता रहा हूँ ना आपको।
वरुण जी, मैं आपको बताता हूं, बताइए। ये कहीं ना कहीं माइनॉरिटी क्लास के साथ गलत सिस्टम है। और मैं चाहूंगा, जहां नायब सरकार कहते हैं, नायब सरकार, एक नायब डबवाली सरकार, में दी थी, इस एक इधर सिस्टम को देशु जोधा उनको दी थी। जी, एक डबवाली में दी थी, एक देशु जोधा उनको दी थी। यहाँ पे दोनों को दी थी ना भाई, 2 सिख थे। कल्ला वाले में राजेंद्र नहीं है, मैं देशमुख फिर भी चेक कर लूंगा वरुण जी। दो लेकिन को फिर दी भी थी। मैं चाहूंगा हाँ। कि ये सरकार प्रत्येक वर्ग को, एक प्रत्येक पुल्हाना में जाति दी को, थी। प्रत्येक धर्म को साथ में लेकर चले तो एक अच्छी सरकार होगी। अगर सरकार जनता के हित में कार्य करेगी, जनता के इसमें फैसले लेगी, हम सरकार की सराहना भी करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिविटी नहीं करेंगे। लेकिन अगर सरकार किसी भी हित के, किसी भी वर्ग के हित के लिए अहित करेगी तो हम इसके खिलाफ काम करेंगे। इसके खिलाफ सड़क से लेकर विधानसभा तक हमारे विधायक भी हैं, 2 विधायक हैं। चलो, बोलने के लिए 2 भी बहुत होते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, हमारा मुख्य उद्देश्य जनता के हित के लिए है, जनता की प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए है। हम भी समय समय पर सरकार को सचेत भी करते हैं कि ये समस्या है, हल करनी चाहिए। अब भी सरकार के पास बहुत सी समस्याएं हैं जिसको सरकार को प्रायोरिटी बेस पर हल करना चाहिए। मुख्य तौर पर जैसे परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी, आयुष्मान कार्ड, ये आज भी वही की वही समस्याएं हैं। ये समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं। चुनाव से पहले भी वैसी थी, अब भी वैसी हैं, और मैं उम्मीद करता हूं इन समस्याओं पर सरकार जल्दी पार पा ले। और आपके क्षेत्र से सरकार में भागीदारी भी वैसी है ना? उसमें भी कुछ नहीं बदला है। वो तो ऐसे नहीं कह सकते, अभी तो मंत्रालय अलॉट भाई, नहीं हुए हैं। नंबर 2 पे शपथ ली है तो फिर भागीदारी वैसी है भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी मंत्रालय तो अलॉट नहीं हुआ। अरे नंबर 2 पे शपथ ली है तो वो अपने आप में इंडिकेशन काफी है। हाँ जी राजवीर जी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसे मंत्रालय आलन दीजिए। पता है कि मैं बड़ा सीएम से हमेशा बातें रखता हूँ, लेकिन मुझे 2 दिन से वेद प्रकाश विद्रोही जी का कुछ रुख अलग सा नजर आ रहा है, क्योंकि या तो ये हार नहीं बचा पा रहे अपनी तुम्हारे से, क्योंकि 55 60 70 सीटें बोलते थे ये। ठीक है, मैं आपका नहीं विद्रोही जात मन दुखी हुआ आपसे, नहीं तो मैं जैसा जो बोलता है वैसा, लेकिन मैं आपका हमेशा सम्मान करता था। आज मुझे बात नहीं समझ में आई, कल भी आपके साथ ऐसा ही हुआ था। तो मैं बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से बात करता हूँ हमेशा, ऐसा कोई नहीं, जो सभी का। तो भारतीय जनता, आप अपना ये देखो, कैप्टन अजय यादव छोड़ के जा चुके हैं। आपकी पार्टी में जो घमासान मचा हुआ है, हुड्डा साहब ने अपना शक्ति प्रदर्शन करके दिखा दिया। आपके विधायकों की बैठक हो चुकी है, एलओपी का फैसला हो नहीं पा रहा। जिस दिन कैप्टन साहब मीडिया से बात करेंगे उस दिन उस पर चर्चा जरूर रखेंगे, उस दिन सियासी अखाड़ा उस पर सजाएंगे। अभी वो मीडिया के सामने आए नहीं है, इसलिए हम भी रुके हुए हैं कि जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। समय मेरे पास इतना ही है, आप तीनों मेहमानों का। हाँ जी बोलिए। हाँ जी विद्रोही जी। हाँ जी। देखिए सर, मेरा काम समालोचना करना है, आपकी प्रशंसा करना आपका काम है। आप अगर हमसे मंत्रिमंडल के संदर्भ में पूछोगे सर, और मेरा काम झगड़ा लगाना नहीं है, जैसा ओंकार जी कह रहे हैं। नहीं सर, मैं झगड़ा क्या कर रहा हूँ? नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरा काम झगड़ा लगाना नहीं है सर। नहीं सर, आप मुझे मंत्रिमंडल के संदर्भ में पूछोगे तो मैं अपनी समालोचना करूंगा, और सरकार ने जो निर्णय किए उन पर भी आप बोलिए ना किसी ने आपको टोका ना रोका बोलने से। चलिए, मैं नहीं कह रहा, मैं भाई राजवीर को जवाब दे रहा हूँ, आपको नहीं। राजवीर जी कह रहे हैं ना, मैं दुखी नहीं हूँ सर, मैं क्यों दुखूंगा? आपको बधाई देके मैंने बात शुरू की थी कि आपको मुबारक हो। नई सरकार नए तेवर नए कलेवर के साथ क्या कुछ दिखाती है उसका इंतजार है। शुरुआत आज कर दी। आप तीनों मेहमानों का जुटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप।